हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया। कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको सोल्यूशन भेजूंगा। दोबारा कह रहा हूं मैं। ऑलराइट, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेस थ्योरम। ये प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और मुझे उम्मीद है 90% कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, आज के असाइनमेंट में 11 क्वेश्चन हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट और सॉल्यूशन दोनों डाल दिए हैं। प्लीज आप दोनों को डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट करा लीजिएगा। प्रिंट आउट कराने से आसानी से रीड हो जाते हैं। चलिए जी, समझते हैं पहले व्हाट इज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम कंसेप्ट छोटा सा है। मान लीजिए ये है मेरा सैंपल स्पेस और इसमें बहुत सारे इवेंट हैं। मैंने 4 ले लिए इवेंट। ये इवेंट 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। मैंने मान लिया दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज E4। ये 4 इवेंट है और एक इवेंट है इन चारों में कॉमन, इसे बोलते हैं इवेंट E। ठीक है जी, ये जो एरिया है ये होगा E1 इंटरसेक्शन E। ऐसे ही ये जो एरिया होगा E2 इंटरसेक्शन E, है ना। ये तो होगा कॉमन एरिया। तो अगर मुझसे PE पूछा जाएगा, इसे बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो PE का फॉर्मूला क्या होगा? फिगर से पता चल रहा है। अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं तो इट मींस PE आ जाएगा, क्योंकि मेरा E पूरा यही तो है, तो इससे मेरा PE आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा PE1 इंटरसेक्शन E प्लस PE2 इंटरसेक्शन E। ऐसे ही सबको ऐड कर देंगे, ये मेरा आ जाएगा PE। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कल वाली क्लास में, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो ये हो जाएगा PE1 इंटू PE बाई E1। ऐसे ही अगला हो जाएगा PE2 इंटू PE बाई E2। ऐसे ही चारों लिख देंगे, इसे बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पहले इसी की बात करते हैं। इसको लेते हैं क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या, असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन है इन ए बोल्ट फैक्ट्री 3 machines ABC manufacture 25, 35, 40% of total bolts production respectively. Of their respective output, 5%, 4% and 2% are defective. A bolt is drawn at random from the total product. चलो पहले इतनी बात समझते हैं। इस फिगर के हिसाब से देखते हैं क्या है। ये है टोटल सैंपल स्पेस, यानी कि जितने बोल्ट बन रहे हैं वो सारे इसमें आ गए। मशीनें इसमें कितनी है? 3। तो 3 इवेंट आ गए। ये हो गया 25%, ये हो गया 35% और ये हो गया 40%। ये हो गया इवेंट E1, E2 और E3। ठीक है जी। अब एक चीज है जो तीनों में कॉमन है, यानी कि वो है डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने मान लिया दिस इज द डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ये है 5%, 4% और 2%। ये है इवेंट E। ठीक है जी। चलिए जी, डाटा इकट्ठा करते हैं। कौन सा डाटा? हम ये सारी चीज इकट्ठी करते हैं। तो पहले निकालते हैं हम PE1। PE1 का मतलब हुआ कौन सी पहली मशीन से कितने % बल्ब बन रहे हैं। तो PE1 हो गया मेरा 25/100 दे रखा है मुझे उसने। PE2 सेकेंड मशीन से बन रहे हैं जितने बल्ब 35/100 और PE3 जितने थर्ड मशीन से बन रहे हैं 40/100। अब बात करते हैं PE बाई E1। इसका मतलब क्या हुआ? पहले मतलब समझते हैं क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब ये हुआ E1 नीचे आया है। जो इवेंट नीचे आता है वो पहले हो चुका होता है। इसका मतलब ये मशीन 1 का तो बल्ब है ही, बोल्ट है, और E मतलब डिफेक्टिव है। यानी कि ये पूछ रहा है वो मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि बल्ब अगर मशीन 1 से निकला है तो कितने % चांसेस है उसके डिफेक्टिव होने की। मुझे दे रखा क्वेश्चन में उसने, दिस इज 5% चांसेस है। ऑलराइट, तो ये हो गया E बाई E1 डायरेक्ट। ऐसे ही ये हो गया E बाई E2 दे रखा है, ये भी 4%, ये हो गया 4%। ऐसे ही E बाई E3 ये दे रखा है हमें 2%, ये हो गया 2%। ठीक है जी। नाउ द क्वेश्चन हैज 2 पार्ट्स। पहले पार्ट है वो कहता है मैंने बोल्ट निकाला और पहले पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट इज डिफेक्टिव। पहले पार्ट में पूछ रहा है वो कि बताइए प्रोबेबिलिटी कि बोल्ट इज डिफेक्टिव। अब मैंने डिफेक्टिव क्या माना है? मैंने माना डिफेक्ट को माना है इवेंट E। इट मींस आई हैव टू फाइंड आउट PE टोटल प्रोबेबिलिटी। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको। तो आपको क्या करना है? इन सबको ऐड करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है इसको फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। जितने पोर्शन है सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इसमें 3 पोर्शन है, यानी कि मैं करूंगा
दिस इंटू दिस, फिर करूंगा दिस इंटू दिस, फिर करूंगा दिस इंटू दिस, उन्हें ऐड कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि पीई। तो वो आ जाएगी 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। तो जो भी आएगा मेरा वो मेरा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है जी। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है इफ द बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव। अब मुझे जो बोल्ट निकाला उसने वो कह रहा है डिफेक्टिव था, वो लिखा है इफ द ड्रॉन बोल्ट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, मतलब वो बोल्ट डिफेक्टिव था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन सी का निकला हुआ था। अब ये सोचो इन दो इवेंट में, दो इवेंट है इसमें कौन कौन से, एक तो डिफेक्टिव निकला और दूसरा है मशीन 2C का बना हुआ। तो कौन सा इवेंट पहले हुआ, बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, पहले वो डिफेक्टिव निकल चुका, तो इसका मतलब वो इवेंट पहले आएगा नीचे, जो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है ई, और मुझे निकालना किसका है, मशीन 3 का। इट मींस मुझे PE3/E निकालना है। ठीक है जी। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं, आपसे लिखवा चुका मैं आपसे, PE3 इंटरसेक्शन E अपॉन PE। ये जो लिखवाया था ना पहली साइज में, जब सबसे पहले लिखवाया था मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है ये। अब इसका फॉर्मूला निकाला मैंने बेस थ्योरम कल की क्लास से, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, तो वो हो गया PE3 इंटू PE/E3 अपॉन PE। अब PE तो मैं निकाल चुका, ये रहा PE पूरा एज इट इज। इस PE को मैं यहां पुट कर दूंगा और ऊपर आ जाएगा PE3 इंटू PE/E3, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी, यानी कि 40/100 इंटू 2/100 अपॉन ये जो वैल्यू पूरी PE की आएगी वो आपने यहां पुट कर देनी है, तो आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो ये है टोटल बेसिक कंसेप्ट ऑफ बेस थ्योरम। दो ही चीज पूछेगा आपसे, हम या तो पूछेगा टोटल प्रोबेबिलिटी या पूछेगा कंडीशनल कि टोटल हो चुका और वो किससे हुआ उसकी पूछेगा। बस दो ही चीज पूछेगा आपसे, तीसरी चीज नहीं पूछेगा आपसे वो। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्या पूछ रहा है हमसे, टोटल पूछ रहा है या कंडीशनल पूछ रहा है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पहले मैं बताता हूं टेम्पलेट इसका, आपको क्या क्या निकालना है। PE1 निकालना पड़ सकता है आपको, PE2 निकालना पड़ सकता है आपको, PE3 निकालना पड़ सकता है आपको, उसके बाद PE/E1 निकालना पड़ सकता है आपको, उसके बाद PE/E2 निकालना पड़ सकता है आपको, और PE/E3 भी निकालना पड़ सकता है। इसके बाद दो चीज पूछी जाएगी आपसे, या तो पूछा जाएगा आपसे PE और या पूछा जाएगा P, यहां पे 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। तो ये बेसिक टेम्पलेट है बेस थ्योरम का। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड लिखा है अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। एक आदमी ने कंस्ट्रक्शन जॉब लिया। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। ठीक है जी। तो उसने देखिए स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी P स्ट्राइक, ये देखिए 0.65। आगे चलते हैं। 0.80 that the job will be completed on time if there is no strike। मतलब वो कहता है कि अगर स्ट्राइक नहीं हुई और मेरा काम टाइम से खत्म हो गया, मैं लिख देता हूं नो स्ट्राइक एंड वर्क कंप्लीटेड, ये देखिए 0.8। ठीक है जी। सेकंड देखिए 0.32 when the job will be completed on time if there is a strike। फिर देखिए उसने स्ट्राइक होगी और वर्क कंप्लीट हो जाएगा, यह है 0.32। ठीक है। तो आपको इन बातों को समझना है कि क्या E1 है, क्या E2 है और क्या E है। तो पहले आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है। मैंने देखा इन दोनों में कॉमन ये है, तो जो कॉमन पार्ट होता है दैट शुड बी इवेंट E। ठीक है। तो आपको लिखना है बात। तो पहले आपको लिखना है इवेंट E1 क्या है। इवेंट E1 है
कि देयर विल बी स्ट्राइक, मैंने इसे मान लिया इवेंट E1 और इसे मान लिया इवेंट E2। इवेंट E1 मतलब स्ट्राइक होगी और इवेंट E2 स्ट्राइक नहीं होगी। तो इवेंट E1 स्ट्राइक होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है 0.65, ये हो गई 0.65। नाउ E2 माना मैंने नो स्ट्राइक, अब ये निकाल लेंगे कैसे, 1 माइनस P स्ट्राइक से, मतलब या तो स्ट्राइक होगी या नहीं होगी। अगर स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है 0.65 तो ना होने कितनी हो गई 1 माइनस दिस, बताता हूं ना पहली क्लास में आपको। तो ये होगा 0.35। E3 हमें गिवन नहीं है इसमें। अब E बाई E1 की बात करते हैं, इसका मतलब है पहले देखते हैं E1। E1 लिखा है स्ट्राइक होगी और E1 है काम कंप्लीट हो गया, मतलब स्ट्राइक हुई और काम कंप्लीट हो गया। दे रखिए हमें 0.32 लिखा है तो साफ साफ क्वेश्चन में कि अगर स्ट्राइक होगी और काम कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.32। तो ये हो गया 0.32। नाउ E बाई E2 माना मैंने स्ट्राइक नहीं होगी, तो स्ट्राइक नहीं होगी और काम कंप्लीट हो जाएगा। इसकी भी दे रखी है प्रोबेबिलिटी नो स्ट्राइक एंड वर्क कंप्लीटेड 0.8 ये हमारे पास नहीं है। अब मुझे पता करना है क्या निकालना है मुझे, इसके लिए पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। लिखा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। उसने कहा कि मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी कि काम कंप्लीट हो गया। अब काम कंप्लीट हो गया इसको माना है मैंने इवेंट E, इसका मतलब मुझे PE निकालना है। क्वेश्चन लिखा है साफ साफ, तो सेम फॉर्मूला है PE1 इंटू PE बाई E1 प्लस PE2 इंटू E बाई E2। इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं समेशन ऑफ PEI इंटू PE अपॉन EI, वेयर I 1 से लेके n तक। n माने अगर इवेंट 2 होंगे तो n2 होगा, इवेंट 3 होंगे तो इवेंट n3 होगा। फिलहाल 2 है तो ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, यानी कि ये हो जाएगा 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.8, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, समझ में आया? तो मेन जो कंसंट्रेशन देना है आपने वो देना है क्या इवेंट E है, क्या इवेंट E1 है और क्या इवेंट E2 है और वो क्या पूछ रहा है। 4 चीजें हैं बस। अगर E3 है तो 6 चीजें हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। टेम्पलेट ऐसे छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन है देयर आर 3 आइडेंटिकल बॉक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। 3 बॉक्स है मेरे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों में 2-2 कॉइन है, लिखा है इसमें 2 कॉइन्स। बॉक्स 1 कंटेनिंग 2 गोल्ड कॉइन्स, इसमें जो है दोनों गोल्ड है। सेकंड बॉक्स बोथ सिल्वर कॉइन, इसमें दोनों सिल्वर है। थर्ड 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, इसमें एक सिल्वर है और एक गोल्ड है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन डाटा में दे रखा है उसमें। नाउ आगे चलते हैं। अ पर्सन इज चूजन ए बॉक्स, पहले एक पर्सन ने एक बॉक्स चूज किया, फिर इस बॉक्स में से एक रैंडम कॉइन चूज किया और वो कॉइन आया गोल्ड। ठीक है, फिर समझते हैं इवेंट E1 E2 E3 और E। उसने पहले एक बॉक्स चूज किया, वो बॉक्स 1 भी हो सकता है, बॉक्स 2 भी हो सकता है, बॉक्स 3 भी हो सकता है, ऐसा समझा जा सकता है। और वो कहता है मैंने बॉक्स में से एक कॉइन चूज किया और वो कॉइन जो आया वो तो गोल्ड ही आया। ठीक है, तो आप ही समझिए बॉक्स चाहे कोई सा भी हो पर गोल्ड हमारा को जो कॉइन है वो गोल्ड ही है। तो इसका मतलब जो गोल्ड कॉइन है दैट शुड बी इवेंट E, क्योंकि वो तीनों बॉक्सों में कॉमन है। ठीक है, अब यहां छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जब सेकंड बॉक्स में गोल्ड है ही नहीं तो गोल्ड कैसे आ सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर गोल्ड है ही नहीं तो गोल्ड कैसे आएगा। इसका समाधान अभी करता हूं, बताता हूं। चलिए जी, पहले मान लिया मैंने इवेंट E, मान लिया इसे, ये मान लिया मैंने E1, ये मान लिया मैंने E2, ये मान लिया मैंने E3। ठीक है जी, अब वो कहता है सबसे पहले बात करते हैं PE1 की। मैंने E1 क्या माना, मैंने E1 माना बॉक्स 1 चूजन, इसमें है बॉक्स 2 चूजन, ऐसे ही बॉक्स 3 चूजन। अब वो कहता है कि मैंने 3 बॉक्स में से एक बॉक्स निकाला और तीनों बॉक्स सेम है, तीनों बॉक्स बिल्कुल सिमिलर है। तो जब मैं 3 बॉक्स में से एक बॉक्स चूज करूंगा, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी। यस ऑफ कोर्स यू आर राइट, 1/3।
तो PE1, PE2, PE3 ये हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/3, क्योंकि 3 बॉक्स में से एक बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/3 होती है ना। बात करते हैं E/E1 की। इसका मतलब वो बॉक्स 1 चूज किया और मैंने गोल्ड कॉइन निकाला। बॉक्स 1 में से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी, अब बॉक्स में तो दोनों गोल्ड है और मुझे एक निकालना है, तो 2/2 यानी कि 1 आ गई, क्योंकि 2 गोल्ड है और टोटल कॉइन भी 2 है। ठीक है, अब देखो आपकी बात जो आप सोच रहे थे कि इसमें तो सिल्वर है, गोल्ड भी निकाल सकते हैं, यस, तो E/E2 0 होगा बिकॉज इसमें गोल्ड है ही नहीं। तो वो आपकी उस बात का समाधान हो गया कि मैं इसमें से गोल्ड कैसे निकालूंगा। हाँ जी, बिल्कुल नहीं निकालूंगा, गोल्ड है ही नहीं, निकालूंगा कैसे, इसलिए मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी 0 ले ली। E/E3 थर्ड बॉक्स में से गोल्ड कॉइन, एक गोल्ड है, टोटल 2 है, तो 1/2 हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। What is the probability that other coin in the box is also gold? जो मैंने एक कॉइन निकाला वो तो गोल्ड था। नाउ बताओ प्रोबेबिलिटी कि जो बॉक्स में सेकंड कॉइन बचा है वो भी गोल्ड है। ऐसा कब हो सकता है? यस, ऐसा केवल फर्स्ट कॉइन में हो सकता है क्योंकि उसमें दोनों गोल्ड हैं। इट मींस मुझे E1/E निकालना है, मतलब गोल्ड तो कॉइन है ही वो, और बताओ वो फर्स्ट बॉक्स में से, क्योंकि ऐसा फर्स्ट बॉक्स में ही हो सकता है। तो फॉर्मूला था इसका PE1 इंटू PE/E1 अपॉन PE1 इंटू E/E1 प्लस PE2 इंटू E/E2 प्लस E/E3 इंटू E3। इससे मेरा आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए जी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 out of 4 times. He threw a die and report that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. बढ़िया क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा ध्यान से। चलिए जी, पहले टेम्पलेट छोड़ देते हैं, बाकी बैठा देते हैं। क्वेश्चन है कि एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलता है, ऐसा लिखा है इसमें, पता नहीं कौन कितना बार बोलता है। अब वो कहता है कि उस आदमी ने एक डाई थ्रो करी, ठीक है, और डाई थ्रो करने के बाद उसने मुझे आके बताया, उसने रिपोर्ट किया कि उसका 6 आया। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, जब उसने कॉइन टॉस किया, कॉइन डाई है, डाई, तो जब उसने डाई थ्रो करी तो उसका वहां पे 6 आ भी सकता है और 6 नहीं भी आ सकता। ऐसा आपको ठीक लगता है ना? लेकिन उसने आके मुझे रिपोर्ट किया कि मेरा 6 आया, तो यहां पे उसका 6 आया या नहीं आया दैट डजंट मैटर, बट उसने मुझे रिपोर्ट किया कि इट इज ए 6। तो ये इवेंट कॉमन हो गया इन दोनों में, तो ये इसलिए इवेंट हो गया E, और ये हो गया E1 और ये हो गया E2। ठीक है जी, चलिए जी, E1 माना मैंने 6 आया तो वो होती है 1/6, E2 माना है 6 नहीं आया, वो होती है 5/6। अब बात करते हैं E/E1 की, इसे ध्यान से पढ़ना, ध्यान सुनना बहुत ध्यान से। E/E1 का मतलब क्या हुआ? नीचे है E1, इसका मतलब उसका 6 आया, और ऊपर है E माने है रिपोर्ट 6। इसका मतलब ये हुआ कि उसका वहां पे 6 आया और उसने मुझे रिपोर्ट भी 6 ही किया। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है वो सच बोल रहा है, और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी उसको क्वेश्चन दे रखी है 3/4। ठीक है, नाउ अगली बात करते हैं E/E2। इसका मतलब है कि यहां पे उसका 6 नहीं आया और उसने मुझे रिपोर्ट आके किया 6 आया। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/4, 1 - 1/3। ठीक है जी, अच्छा अब वो पूछ कर रहा है, वो देखते हैं पहले। उसने मुझे रिपोर्ट आके 6 किया, ये मैंने इवेंट E माना है, वो कर चुका। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6? तो मैंने एक्चुअली 6 को माना है E1, है ना? इसका मतलब मुझे E1/E निकालना है, क्योंकि उसने रिपोर्ट मुझे 6 किया। बताओ प्रोबेबिलिटी कि उसका 6 आया। सेम फॉर्मूला, PE1
इंटू पीई बाई ई1 अपॉन पीई2 इंटू पीई बाई ई2 ई1 प्लस पीई2 इंटू ई बाई ई2। ठीक है जी। अच्छा, कई बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, वो मानते हैं इवेंट ई1 मानते हैं ट्रुथ। चलो ऐसा मान के देखते हैं, वैसे तो गलत है ये, फिर भी मान के देखते हैं एक बार। ये माना मैंने ट्रुथ, ये माना मैंने लाई, और मैंने इवेंट ई मान लिया 6 आया, एक्चुअली 6। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाकी स्टूडेंट्स। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि सर ऐसे क्यों करते हो आप ये इवेंट क्यों नहीं मानते कि जी मैंने इवेंट माना 6 आया और इवेंट माना ट्रुथ बोला, ई2 माना झूठ बोला। चलिए ऐसा करके देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4, ये हो गई 1/4। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है उसने। अब सोचो ई बाई ई1 के बारे में, ध्यान से सुनना। ई1 माना कि मैंने सच सच बोलता हूं, ई1 माना मैंने सच बोल रहा है, और ये है पहले उसने सच बोल दिया उसके बाद 6 आया, ऐसा नहीं हुआ ना। यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ये जो कंसेप्ट कह रहा है, हमने पहले बताया था पहले एक्सरसाइज में कि जो नीचे लिखा होता है वो इवेंट पहले हो चुका होता है, और इसके होने के बाद हमें सेकंड इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो वो ये कह रहा है कि पहले उसने ट्रुथ बोला और उसके बाद 6 आया उसका, पर ऐसा नहीं हुआ। पहले उसका 6 आया और उसने बाद में सच बोला, इसलिए हम ई1 मानते हैं 6 आया और ई2 मानते हैं 6 नहीं आया। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर? गुड। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। बेस और क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, बढ़िया। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है। अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। एक कार्ड 52 कार्ड में से खो गया। उसके खोने के बाद फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड आर फाउंड टू बी डायमंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। चलिए जी, वो कहता है एक कार्ड खो गया, 1 लॉस्ट, और बाकी जो 51 कार्ड बचे उसमें से मैंने 2 कार्ड निकाले और वो दोनों कार्ड थे डायमंड। ठीक है जी, चलिए जी समझते हैं सिचुएशन। सोचिए, जो कार्ड खोया है वो डायमंड हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता, बिल्कुल ठीक बात है। तो लॉस्ट कार्ड डायमंड या नॉट डायमंड। ठीक है जी। अब लॉस्ट कार्ड कोई सा भी हो, बट जो 2 कार्ड निकाले वो तो उसने डायमंड ही निकाले हैं, तो ये इवेंट हुआ कॉमन। तो ये हो गया इवेंट ई, और ये हो गया इवेंट ई1, और ये हो गया इवेंट ई2। सिंपल। चलिए जी, यहां एक चीज रहेगी नहीं, P1 जो कार्ड खोया वो अगर डायमंड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? डायमंड होते हैं 13, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 13/52, यानी कि 1/4। वो कार्ड डायमंड नहीं है, सिंपल 1 माइनस कर दो, तो ये हो गया 3/4। अब चलते हैं आगे। ये है E बाई E1। इसका मतलब हुआ E1 माने जो खोया वो डायमंड था। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत टेढ़ा भी है। इसका मतलब है नीचे लिखा है E1, यानी कि जो खोया हुआ कार्ड था वो डायमंड था। तो अगर खोया हुआ कार्ड डायमंड था तो जो 51 कार्ड बचे उसमें 12 डायमंड हैं और बाकी 39 पत्ते और हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर मेरा एक डायमंड खोया है तो डायमंड 12 हुए, बाकी हुए 39 पत्ते। ठीक है जी। अब मुझे इसमें से 2 कार्ड, इवेंट ई है कि मुझे इसमें से 2 कार्ड डायमंड निकालने, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो जब भी मुझे मोर देन 1 चीज ड्रॉ करनी होती है तो आई यूज एनसीआर। ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है जी। चलिए, तो मुझे निकालना है इसमें से 2 डायमंड। डायमंड है 12, तो ये हो जाएगा 12c2 अपॉन 51c2। ये 12 से आया कि 12 डायमंड है और मुझे 2 निकालने हैं। नीचे आया टोटल पत्ते 51 है और इसमें से 2 निकालने हैं। ठीक है जी। नाउ E बाई E2, इसका मतलब है डायमंड नहीं खोया, लॉस्ट कार्ड वाज नॉट डायमंड। इसका मतलब जो 51 कार्ड है उसमें 13 डायमंड है और 38 बाकी बचते हैं। ऐसा कह सकते हो ना, क्योंकि डायमंड तो खोया नहीं। तो अब मुझे लेकिन इसमें से अभी भी डायमंड निकालना है,
तो डायमीटर 13, तो 13C2 अपॉन 51C2। ठीक है जी, ये आएगा E1 E by E1 E by E2। अब मुझे कह रहा है वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड तो E1 by E निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा वो हो जाएगा P(E1) यानी कि 1/4 इंटू E by E1 अपॉन ये आ गया E by E1, नीचे आ गया E1 इंटू E by E1 प्लस E2 इंटू E by E2। ठीक है जी, ऑलराइट। चलिए जी, अब एनसीआर की वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट है। ठीक है, ये शॉर्टकट मैं आपको कल सुबह एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, इसकी कल सुबह अपलोड होगी, ध्यान रखिएगा, देखना मत भूलिएगा, है ना। एनसीआर का शॉर्टकट निकालने का तरीका बड़ा आसान से निकल जाएगा आपका एनसीआर। ठीक है, कल सुबह वेट करिएगा, डालूंगा जरूर मैं। ऑलराइट, चलिए इससे मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है सपोज द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100 लोग, वो लोग जिनको HIV पॉजिटिव था, मतलब HIV था, हैविंग HIV, अगर वो टेस्ट कराते हैं तो 90% आता है पॉजिटिव और 10% आता है नेगेटिव। इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ कि 100 लोगों को वो डिटेक्ट डिजीज हो गई और 10 लोगों को वो डिजीज डिटेक्ट नहीं हुई। आगे चलते हैं। 90% ऑफ द पीपल फ्री फ्रॉम HIV, 90% ऑफ द टेस्ट, ये 90 नहीं है, दैट इज 99 नहीं, 99। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑफ द पीपल हैविंग HIV 90% टेस्ट डिटेक्ट, 90% डिटेक्ट हो गया, 10% हो गया अनडिटेक्टेड। ऑफ द पीपल फ्री फ्रॉम HIV 99% आर जस्ट नेगेटिव। अब 100 लोग वो गए जिनको नहीं था, नॉट हैविंग HIV, तो 99 को आया नेगेटिव और 1 को आया पॉजिटिव, ऐसा क्वेश्चन में लिखा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नाउ फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन है हमारे पास, उसमें 0.1% को HIV है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 1 person इज सेलेक्टेड एट रैंडम, गिवन द HIV टेस्ट, उसका टेस्ट कराया गया एंड दैट रिपोर्ट वाज पॉजिटिव, रिपोर्ट पॉजिटिव थी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैव HIV। अब जब आदमी का टेस्ट कराया गया तब तक यह बात नहीं थी कि उसको डिजीज है या नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट हमेशा पॉजिटिव आया, टेस्ट पॉजिटिव, ये हमेशा आया, तो ये हो गया इवेंट ई, क्योंकि ये हमेशा आया, क्या उसको डिजीज थी तो भी और डिजीज नहीं थी तो ये हो गया इवेंट ई। और हैविंग द डिजीज, हैविंग HIV, ये हो गया E1, और नॉट हैविंग HIV, ये हो गया E2। ऑलराइट, चलिए जी, दे रखा है हमें हैविंग HIV 0.1% लोकेलिटी में है, तो ये हो गया 0.1/100, और नॉट हैविंग HIV 1 माइनस दिस कर दिया, तो ये आ जाएगा 99.9/100। अब बात करते हैं E by E1 की, बहुत ध्यान सुनिएगा। E by E1 का मतलब ये हुआ कि उसको डिजीज थी तब उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, डिजीज थी और टेस्ट पॉजिटिव आया। देखो, डिजीज थी और टेस्ट पॉजिटिव आया, दैट इज 90%, ये हो गया 90/100। E by E2, उसको डिजीज नहीं थी बट पॉजिटिव आया, डिजीज नहीं थी और पॉजिटिव आया, यानी कि 1%। ठीक है जी, 4 चीज आ गई। अब मुझे निकालना है उसको वाकई में डिजीज थी, एक्चुअली हैव द डिजीज, वो मैंने बनाया E1 इवेंट, तो मुझे E1 by E निकालना है। सेम फॉर्मूला, P(E1) इंटू E by E1 अपॉन P(E1) इंटू E by E1 प्लस P(E2)
इंटू E/2, इससे आपका आंसर मिलेगा। ठीक है जी, तो मैंने आपको 6 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी बचे 5। आप इनको ट्राई करिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डालिए। वैसे तो मैंने सॉल्यूशन भेजा है, कोई डाउट रहता है आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसका डाउट जरूर बताऊंगा। ठीक है, और याद रखिएगा कल सुबह एनसीआर निकालने का एक शॉर्टकट की वीडियो डालूंगा मैं, जो बड़े काम आने वाली है आपको, जिसने कॉम्पिटिशन भरा उसको लिए भी और जो सीबीएसई रहा उसके लिए भी। ठीक है, वो भी देखना ना भूले। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए।